हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने मानव जनन में पार्ट 6 तक मतलब पार्ट 5 तक देख लिया था। पार्ट 5 में लेकिन हम लोगों ने देखा था कि पूरा का पूरा जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो पार्ट 6 में हम मेल के जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस, किस प्रकार से स्पर्म का निर्माण होता है हमारे शरीर में, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे, पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हेडिंग है शुक्राणु बनने की प्रक्रिया। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया। देखिए, शुक्राणु कैसे बनता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है? हमारी टेस्टिस में होता है, यानी वृषण में होता है। टेस्टिस में किस जगह पे होता है बात किया जाए तो जो खंड होते हैं 250, उन खंडों को कहा जाता है सेप्टम ऑफ टेस्टिस, टेस्टिकुलर्स। खंडों को कहा जाता है टेस्टिकुलर लॉब्यूल। अगर हम एक बढ़िया से टेस्टिस का संरचना देखें तो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, उसमें विभिन्न प्रकार की पालियां बनी होती हैं। ये सब हमने बता चुका है, सब हमने एक वीडियो में बताया है पिछले वाले। यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से। ठीक है, अच्छा, तो ये आगे चल के चलती है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस नुमा संरचना होती थी ना। उसके बाद यहाँ से विभिन्न प्रकार की नलिकाएँ, 20 से 25 संख्या में नलिकाएँ बाहर निकलती थी। उसके बाद एक बढ़िया से वृषण में खुलती थी। उसके बाद यहाँ नीचे से एक नलिका जाती थी, उसके बाद ऊपर से यही नलिका निकलती थी। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, ये जो सेप्टम है, जो पट्टी है, इस पट्टी को कहा जाता था सेप्टुला टेस्टिस। सेप्टुला टेस्टिस, यहाँ तक क्लियर? अच्छा, इसको कहा जाता है सेप्टुला टेस्टिस। इस सेप्टुला टेस्टिस के द्वारा विभिन्न प्रकार के खंडों का निर्माण हो रहा है, यानी कि कुल मिला के कितने खंड होते हैं? 250 लगभग में होते हैं। तो इन खंडों को कहा जाता है टेस्टिकुलर लॉब्यूल। टेस्टिकुलर लॉब्यूल। अब हमने बताया था कि इन खंडों में जो है कि हमारी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है वो 2 से 3 संख्या में पाई जाती है। यहाँ तक हमने किया था। चलिए, यहाँ पे हम इसको क्या लिख देते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी कि शुक्रजन नलिका पाई जाती थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे कुछ गैपिंग पाई जाती थी, इसको कहते थे इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में 3 चीजें पाई जाती थी। पहला था ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज हमने बताया क्या होती हैं, केस क्या होती हैं। यह ऑक्सीजन को ले आने तथा CO2 को ले जाने का कार्य करती हैं। धमनी विभिन्न प्रकार की जब खंडों में विभक्त होती है, उन खंडों को कहा जाता है ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था कि इसमें नर्व फाइबर पाए जाते हैं। नर्व फाइबर पाए जाते हैं। नर्व फाइबर हमने बताया था क्या होते हैं। नर्व फाइबर ये होते हैं कि जो हमारी सूचनाओं को मस्तिष्क ले जाने का कार्य करते हैं। उसके बाद मस्तिष्क जो होता है वो उन पर कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद एक और पाया जाता था लीडिंग सेल्स। अच्छा, ये सब किस में पाए जा रहे हैं? इस इंटरस्टिशियल स्पेस में, यानी कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसके अलावा देखिए कुछ स्थान देखने को मिल रहा है। ये इन स्थानों में, इंटरस्टिशियल स्थानों में ये सब पाई जाती थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अच्छा, तो ब्लड कैपिलरी CO2 को और O2 का परिवहन करती थी। नर्व फाइबर संदेश को ले जाने का कार्य करता था। लीडिंग सेल्स क्या करती थी? यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन व अन्य एंड्रोजन हार्मोन का स्राव। लीडिंग सेल्स क्या करती थी? टेस्टोस्टेरोन, स्पेशली रूप से जो नर वाला हार्मोन्स होता है उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। यह क्या काम करता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में विकास करने का कार्य करता है। वह शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होते हैं? ये हो गया आपका
इसको बोलते हैं एपिडिडाइमस या फिर वास डिफरेंस, ऐसे से इनको बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद देखिए, अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूबुल यानी शुक्रजन नलिका की बात करें, किसकी? सेमिनिफेरस ट्यूबुल, इसकी स्पेशल रूप से बात की जाए तो इसमें दो प्रकार के सेल्स पाई जाती हैं। पहली सेल्स होती है, इसमें यहाँ पे लिख देते हैं दो सेल्स। नंबर 1 पहली सेल्स होती है शुक्रजन सेल, ठीक है। और नंबर 2 है सर्टोली सेल्स। अच्छा, तो ये जो शुक्रजन नलिका है, यह क्या काम करती हैं? स्पर्म का निर्माण करती हैं। स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण करती हैं ना, स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण करती हैं। और ये जो सर्टोली सेल्स है, यह स्पर्म को पोषण प्रदान करने का काम करती हैं। पोषण प्रदान करने का कार्य, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा क्लियर समझ में आया था। तो हमको अब देखना है कि किस प्रकार से नए शुक्राणु किसमें बनते हैं और किस प्रकार से बनते हैं, उसी के बारे में हमको देखना है। स्पर्मेटोगोनिया के बारे में देखना है। अभी तक तो ये पूरा पिछले वीडियो में बताए थे। स्पेशली रूप से किसकी बात की जाएगी? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की। उसमें जो पाई जा रही है शुक्रजन सेल्स यानी शुक्रजन की बात की जाएगी, जो शुक्राणुओं का निर्माण करती है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। आइए अब देखते हैं शुक्राणु बनने की प्रक्रिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बनाया सेमिनिफेरस ट्यूबुल यानी शुक्रजन नलिका को बनाया। उसके बाद इसको थोड़ा सा खोल करके लाए हैं, उसके बाद इसको ऐसे बनाए हैं। अब इसमें दो प्रकार के सेल्स पाई जाती थी, पहला शुक्रजन सेल और दूसरा सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या काम करती थी? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती थी। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। अब देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे एक पहली वाली परत होती है, इस नलिका में एक पहली वाली परत होती है, ठीक है। तेरी खातिर मैं दुनिया में, चलिए ठीक है, पहली वाली परत होती है। इस पहली वाली परत को हम लोग स्पेशली रूप से नाम देते हैं प्रीमोर्डियल सेल। ठीक है, यहाँ पे लिख दें प्रीमोर्डियल सेल, ठीक है, प्रीमोर्डियल सेल कहते हैं। अब देखिए, अगर मान के चलते हैं कि ये हमारी पहली सेल्स हो गई, इसको हम क्या नाम दिए? प्रीमोर्डियल सेल, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, चलिए यार बड़ा बड़ा लिखते हैं, प्रीमोर्डियल सेल। अच्छा, हम इसको बोले प्रीमोर्डियल सेल। अब इस जो प्रीमोर्डियल सेल है, पहली वाली जो परत है, ये पूरी में रहेगी, ठीक है, हमने आधा बनाया है। ये जो प्रीमोर्डियल सेल है, इसमें क्या होगा कि माइटोसिस डिवीजन होगा। यहाँ पे क्या होगा? माइटोसिस और मियासिस के बारे में आप लोग जानते हैं। माइटोसिस के द्वारा एक सेल से दो सेल्स का निर्माण होता है, जबकि अगर इसमें गुणसूत्र संख्या 2n है तो इसमें भी 2n होगी, इसमें भी 2n होगी। अगर जिसकी बात करते हैं मियोसिस, एक होता है मियोसिस में एक सेल्स से 4 सेल्स का निर्माण होता है, 4 सेल्स का निर्माण होता है। अगर इसमें संख्या है 2n तो इसमें होगी n, इसमें होगी n, इसमें होगी n, इसमें होगी n। समझ में आया? यह प्रक्रिया तभी होती है जब हमारे युग्मक बनते हैं, और इस या सेल्स में होती है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में होती है। चलिए इसमें थोड़ा सा चर्चा नहीं करना है, हमको मेन पॉइंट पे ध्यान देना है। एक माइटोसिस डिवीजन होगा। हम जानते हैं कि माइटोसिस डिवीजन के पश्चात 2 सेल्स का निर्माण होता है। कितने सेल्स का निर्माण होता है? 2 सेल्स का निर्माण होता है, 1 2 माइटोसिस, एक। अच्छा, अगर इसमें संख्या कितनी है? 2n है, इसमें भी 2n होगी, क्योंकि भाई माइटोसिस हो रहा है। समझ में आया? अच्छा, अगर इसको प्रीमोर्डियल सेल्स बोलते थे, तब हम इसके अंदर जो सेल्स उपस्थित है उसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया सेल, स्टेम सेल। एक बार माइटोसिस डिवीजन करने के बाद जब सेल्स का निर्माण होता है तो इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल। समझ में आया? पूरा का पूरा वीडियो समझना चाहिए आपको। देखिए,
पहली वाली जो परत थी प्रिमोर्डियल सेल, उसमें क्या हुआ कि माइटोसिस डिवीजन हुआ, यानी कि समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन होने के बाद एक सेल की एक परत का निर्माण हुआ जिसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। फिर चूंकि दोनों सेल्स में डिवीजन होगा तो हम एक सेल्स को लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसमें इसको क्या कहते हैं, देखिए, अच्छा चलो इसको लेते हैं। इसमें भी क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। इससे भी दो सेल्स का निर्माण होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी वही प्रक्रिया हो रही, इसमें भी दो सेल्स का निर्माण होगा। अगर संख्या है उसमें 2n तो इसमें भी 2n होगी, ठीक है। अच्छा, अब जब इसको स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल कहते थे तो अब इसको क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनियम कहेंगे। समझ में आया? इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनियम कहेंगे। चलिए एक और परत का निर्माण कर देते हैं हम लोग। पहली वाली परत थी ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। प्रिमोर्डियल सेल दूसरी नंबर थी, स्पर्मेटोगोनियम स्टेम सेल, उसके बाद नंबर 3 वाली सेल्स बनने वाली है। चलिए हम चतुर्भुज के आकार में बना दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ये हुई हमारी चौथी वाली लेयर, इसका नाम है स्पर्मेटोगोनियम। अच्छा, ये जो यम शब्द लग जाता है गोनियम, इसका मतलब होता है सिंगुलर फॉर्म है। अगर जब निया लग जाता है उसको बोलते हैं प्लूरल फॉर्म। एक बात को ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, तो अब जब यह सेल्स का निर्माण हो चुका तो ये जो बन चुका है स्पर्मेटोगोनियम, तो इसमें क्या होगा कि कुछ ही सेल्स में मियोसिस होगा। स्पर्मेटोगोनियम में स्पेशली रूप से पॉइंट है इसके, कुछ सेल में ही मियोसिस होगी, ठीक है। इसके कुछ सेल्स में क्या होगी, मियोसिस की प्रक्रिया होगी। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स है उसमें क्या होता है, इसमें कुछ ही सेल्स में मियोसिस की प्रक्रिया होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि कुछ ही सेल्स में मियोसिस की प्रक्रिया होती है, यानी कि इसके बाद क्या शुरू होगा, अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि मियोसिस शुरू होगा। हाँ, एक बात और कि मियोसिस एक बार तो शुरू होता है, उसके बाद रुक जाता है, उसके बाद कुछ समय बाद पुनः स्टार्ट होता है। समझ में आया? तो देखिए कि जिन सेल्स में जो सेल्स मियोसिस में भाग लेती हैं उन सेल्स को कहा जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा, ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सेल्स मियोसिस में भाग लेती हैं उनको कहा जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स कहा जाता है। समझ में आया? अच्छा, तो इसके दो नाम है, एक तो पहला स्पर्मेटोगोनियम। अच्छा, गोनियम तो है लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ सेल्स मियोसिस में भाग लेती हैं, उन सेल्स को क्या कहा जाता है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा जाता है। ये कभी मत भूलना। समझ में आया? आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है कि गुणसूत्रों का डिवीजन होता है, यानी कि एक सेल से दो सेल्स का निर्माण होता है, लेकिन गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, यानी कि इसमें अगर 2n है तो इसमें क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट। अच्छा, अब जब मियोसिस फर्स्ट शुरू हो गई तो इसको कुछ और नाम दिया जाएगा ना, तो इसको कहा जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। समझ में आया? अच्छा, तो इसके बाद हम एक लेयर और बना दें। अब इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। समझ में आया? अच्छा, तो अब इसके बाद क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा, कह दीजिए हाँ, मियोसिस सेकंड। यहाँ पे फर्स्ट था, यहाँ पे सेकंड। अच्छा, मियोसिस सेकंड में क्या होता है कि सेल्स का डिवीजन होता है, यानी कि 1 2 3 4। समझ में आ रहा है?
हमने बताया कि मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, उसके बाद क्या होता है, सेल्स का डिवीजन होता है। इसमें भी एन, इसमें भी एन, इसमें भी एन। समझ में आ रहा है पूरा। मियोसिस सेकेंड हो गया। अब मियोसिस सेकेंड के दौरान जो सेल्स का निर्माण होता है इनको क्या कहा जाता है, तो स्पर्मेटिड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पर्मेटिड्स कहा जाता है। चलिए लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक लेयर और बना दें। चलिए ठीक है, हम एक लेयर और बना दे रहे हैं। इस लेयर को कहा जा रहा है स्पर्मेटिड्स। समझ में आ रहा है पूरा। अच्छा, या स्पर्मेटिड्स क्या करेंगे कि स्पर्मियोजेनेसिस करेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस करने के बाद किसका निर्माण करेंगे, स्पर्म का निर्माण करेंगे। अच्छा, तो पूछा जाता है कि स्पर्म का निर्माण में कौन सी सेल्स भाग लेती हैं, तो स्पर्मेटिड सेल्स, जो कि सेमनिफेरस ट्यूबुल्स में पाई जाती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, एक बात और कि इस स्पर्मेटिड्स में एक प्रक्रम होता है जिसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्रिया द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। यहाँ पे हम स्पर्म बना दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी संख्या में बनेंगे, तो यहाँ पे हम स्पर्म को बना दें। चलिए हम, ठीक है, यहाँ पे स्पर्म को बना रहे हैं। तो यहाँ तक आपका पूरा का पूरा शुक्राणु बनने की प्रक्रिया यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी क्लियर हुई। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद लिखवा देते हैं तड़तड़ाकर। चलिए देख लीजिए, थोड़ा सा एक प्रक्रिया एक बार देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारा टेस्टिस होता है। टेस्टिस में विभिन्न प्रकार की जो खंड होते हैं उस खंडों को कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है। अच्छा, टेस्टिकुलर लोब्यूल को बनाने का काम कौन करता है, तो यही पट्टी करती है जिसको कहा जाता है सेप्टुलर टेस्टिस ना, सेप्टुलर टेस्टिस कहा जाता है। अच्छा, ये खंड कितने पाए जाते हैं, इन खंडों को 250 खंडों में विभक्त होता है, यानी कि बांटा रहता है, यानी कि पाए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक खंड में 2 से 3 सेमनिफेरस ट्यूबुल्स यानी शुक्रजन नलिका पाई जाती है। समझ में आ रहा है। अच्छा, तो अब लिखना क्या है, किसमें कि लिखिएगा कि सेमनिफेरस ट्यूबुल्स होती है। सेमनिफेरस ट्यूबुल्स में विभिन्न प्रकार की कला का उपकला का स्तर होता है। जो पहली वाली उपकला का स्तर होता है उसको कहते हैं प्रीमोर्डियल सेल। प्रीमोर्डियल सेल्स में एक बार माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन के पश्चात 2 सेल्स का निर्माण होता है। 2 सेल्स का निर्माण होता है। अच्छा, इन सेल्स को क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल कहा जाता है। इस स्पर्मेटोगोनियम सेल में फिर से एक बार माइटोसिस होता है। माइटोसिस के दौरान फिर से 2 सेल्स का निर्माण करती हैं। कौन करती है, स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल। अब इन सेल्स को स्पर्मेटोगोनियम कहा जाता है। गोनियम शब्द लिखिएगा कि अगले पॉइंट से लिखिए, स्पर्मेटोगोनियम शब्द सिंगुलर फॉर्म में होता है, यानी कि एक वचन में होता है। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो बहुवचन फॉर्म में होता है। अतः स्पर्मेटोगोनियम फिर से अब क्या करेंगी, मियोसिस डिवीजन करना शुरू कर देती हैं। लेकिन यह डिवीजन कुछ समय तक होता है, लेकिन उसके बाद रुक जाता है। मियोसिस फर्स्ट के दौरान 2 सेल्स यानी क्रोमोसोम का डिवीजन के मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, जिससे 2 सेल्स का निर्माण होता है। इसमें क्या होती है, गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है। अच्छा, जिन सेल्स में यानी कि यहाँ पे लिखेंगे स्पर्मेटोगोनियम में जिन सेल्स का मियोसिस डिवीजन होता है उसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अच्छा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में डिवीजन होने के बाद 2 सेल्स यानी मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल्स का निर्माण होता है, जिसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। अब इन सेल्स में मियोसिस सेकेंड की प्रक्रिया पूर्ण रूप से समाप्त होती है, जिससे कि 4 सेल्स बनती हैं। यह चारों सेल्स डिप्लॉयड नहीं, हैप्लॉयड अवस्था में होती हैं, यानी कि एन फॉर्म में होती हैं। अब इन सेल्स को कहा जाता है स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रम द्वारा स्पर्म का निर्माण करते हैं। यहाँ तक पूरा क्लियर। चलिए ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, बढ़िया से लिख लीजिए। ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि शुक्राणु क्या होता है। ठीक है, शुक्राणु देखिए, इसमें कुछ होता नहीं है। ये वाला पार्ट देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं सिर, यानी कि HEAD, हेड कहते हैं। हेड पार्ट
कुछ भी लिख सकते हैं, इसको हम सिर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का पार्ट देख रहे हैं, इसको कहते हैं मिड पार्ट, मिड या फिर मध्य, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक जो पार्ट है उसको कहते हैं TAIL, यानी कि पूंछ। क्या कहते हैं? पूंछ कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। देखिए यहाँ पे एक मुंडी में एक संरचना पाई जा रही है, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। अच्छा, एक्रोसोम का निर्माण कैसे होता है? तो एक्रोसोम का निर्माण जो होता है, यहाँ पे लिख देंगे निर्माण, कहाँ पे होता है? गोल्गी बॉडी में होता है। कहाँ पे? गोल्गी बॉडी में। गोल्गी बॉडी से लिख देंगे, से ज़्यादा सुटेबल है। गोल्गी बॉडी से होता है, समझ में आया? अच्छा, तो इसमें जो एक एंजाइम भरा होता है, उस एंजाइम को क्या कहते हैं? तो इसमें हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम होता है, समझ में आया? एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम होता है? तो हाइल्यूरोनिडेज नामक एंजाइम होता है। अच्छा, एक्रोसोम का निर्माण कैसे होता है? तो गोल्गी बॉडी द्वारा होता है। समझ में आ रहा है पूरा? चलिए ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, तो इसको यहां पे देख रहे हैं, ये वाली संरचना, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल। इन इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में। अच्छा चलो हिंदी में लिखो, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है। समझ में आ रहा है? जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो आगे चल करके पूंछ की सहायता से, मतलब पूंछ के थोड़ा सा ऊपर होता है, इसको कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। दो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, एक सिर की तरफ, दूसरा पूंछ की तरफ। अच्छा, ये जो डिस्टल सेंट्रियोल्स है, यह आगे चलकर किसका निर्माण करता है? पूंछ का निर्माण करता है। अच्छा, पूंछ के निर्माण में पूंछ तक तो जाता है, लेकिन अंतिम पार्ट तक जाता है, इसको कहते हैं इंड पीस। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, आ रहा है तो। अच्छा, तो इसमें कुछ देख रहे हैं, ये वाली संरचना देख रहे हैं, ये वाली और ये वाली संरचना देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार की संरचना टेढ़ बाकुल बनी है। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ रहा है? अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? जब स्पर्म जो होता है मूवमेंट करके यूटेरस में जाता है, तो यही जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें क्या भरी होती है? ऊर्जा। यह ऊर्जा खर्च होती है किसमें? पूंछ को हिलाने में। पूंछ को बिना हिलाएगा नहीं जा सकता है। तो यही जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यह एनर्जी देने का कार्य करते हैं शुक्राणुओं को, ताकि वह ओवम यानी कि अंडाणु तक पहुंच सके और फर्टिलाइजेशन कर सके, ठीक है। अच्छा, एक्रोसोम का कार्य क्या होता है? तो एक्रोसोम क्या काम करता है? जैसे मान लो कि यहाँ पे हम क्या बना दे रहे हैं? अंडाणु बना दे रहे हैं, इसका नाम क्या है? ओवम, ठीक है। फीमेल वाला पार्ट है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या n है। अच्छा, ये शुक्राणु में भी पूरी गुणसूत्रों की संख्या क्या है? n है, यानी कि क्रोमोसोम जो है वो n है आदि। अच्छा, पहली वाली लेयर को कहते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना, अपना वाला कोरोना नहीं जो चल रहा है, रेडिएटा, ठीक है। अच्छा, नंबर दूसरी वाली लेयर को कहते हैं जोना पिल्यूसिडा, ठीक है। जोना पिल्यूसिडा कहते हैं। तो ये जो एक्रोसोम होता है, पहली वाली भित्ति को तो भेदने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ सेकेंडरी वाली भित्ति को भेदने में हेल्प करता है। कौन करता है? एक्रोसोम। अच्छा, जब भेद देता है यानी कि छेद कर देता है, उसके बाद इसमें अंदर चला जाता है, तो ये जो कोरोना रेडिएटा होती है फिर से ढक जाती है और स्पर्म जो होता है अंदर की ओर चला आता है, ठीक है। अच्छा, जब स्पर्म अंदर की ओर चला आता है तो ये अपना न्यूक्लियस इसके अंदर ट्रांसफर कर देता है और इसी में मिल जाता है, पूरी तरीके से मिल जाता है। उसके बाद ये संख्या, अच्छा, इसमें गुणसूत्र संख्या अब कितनी हो जाती है? 2n हो जाती है, यानी कि एक n स्पर्म वाला और एक n इसमें वाला, दोनों मिलकर कितना हो जाता है?
ट्रिलियन हो जाती है। समझ में आ रहा है पूरा? इसमें कुछ लिखना उखना नहीं है। यहाँ पे मिड यानी कि सिर, उसके बाद मिड, उसके बाद टेल। सिर में क्या होता है? एक्रोसोम होता है, या इसका निर्माण गल्जी बॉडी से होता है। इसमें हाइड्रोलिनेज नामक एंजाइम भरा होता है। यह क्या काम करता है? ओवम को भेदने का काम करता है। ओवम के भेदने के साथ साथ यह अपना न्यूक्लियस इसके अंदर प्रवाहित कर देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इसमें क्या होते हैं? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। इसमें 2 प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, एक समीपस्थ, एक दूरस्थ ना। डिस्टल माने दूरस्थ, इसको माने प्रॉक्सिमल माने समीपस्थ। तो डिस्टल सेंट्रियोल्स क्या काम करता है? आगे चल करके पूंछ का निर्माण करता है, जो लास्ट में बचती है इसको बोलते हैं इंडपीस। इंडपीस का निर्माण भी यही करता है। उसके बाद होता है कि इसमें विभिन्न प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती है, जिसको कहते हैं माइट्रोकांडिया। माइट्रोकांडिया क्या काम करता है? माइट्रोकांडिया कहता है कि भैया तुम आगे चलो, हम तुमको एनर्जी देने का कार्य कर रहे हैं। चल तुम अपनी हिलाओ, पूछ हिलाओ, जिससे हम आगे की ओर चल रहे हैं, हम आपको एनर्जी देने का कार्य कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करना ना भूलें। बने रहिए हमारे